ये रहेगा कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू वो सबको अपन कॉन्सेप्चुअली कवर अप करने का ट्राई करेंगे। तो जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अब जैसे बड़ी सिस्टम है तो ऑलरेडी मैंने लिखा है ऑलरेडी, तुम सिर्फ समझने पे ध्यान दो। बहुत स्लो जाएंगे अपन, आराम से समझो, बाद में कल इसको नोट डाउन करो। अगर कोई चीज आज समझ में नहीं आती तो इसको फिर कल तुम बोल तो नोट डाउन आराम से कर सकते हो। ठीक है, करे स्टार्ट, करे स्टार्ट। रेडी सब लोग नए सिस्टम के लिए? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन। देखो, आज अपने को पढ़ना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस समझने के लिए अपने को बेसिक किडनी का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। अब बेसिक किडनी का आर्किटेक्चर मतलब कैसे, देखो ध्यान से। पहले तो अब किडनी के अंदर तुम सबको पता है कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और मेड्यूला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन तुमको पता है, नेफ्रॉन्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहता है, एक तो पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये अपने कॉर्टेक्स में रहेगा। उसके साथ साथ रीनल कॉर्पस्कल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है, सॉरी, रीनल कॉर्पस्कल या फिर इसी को अपन माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल। अब तुम सबको पता होगा बोमन्स कैप्सूल कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा तुमने देखा होगा, इसका डायग्राम ऐसा कुछ तो होता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस का टफ टफ कैपिलरीज होता है। तो इसको सबको साथ में मिला के अपन क्या बोलते हैं, इसको सबको साथ में मिला के अपन बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। तो रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इसके एपिथेलियम मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे पर आप देखो बोमन्स कैप्सूल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये देखो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये अपना बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, ऐसा मान लो, आप थोड़ा एज्यूम करो बोमन्स कैप्सूल ऐसा मान लो। तो अब ये जो लेयर होता है जो अपने कैपिलरी की तरफ फेस कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं विसरल विसरल लेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। और ये जो बाहर के साइड होता है इसको अपन बोलते हैं पराइटल लेयर। तो ये होता है विसरल लेयर और ये होता है पराइटल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर होता है ना, ये बनता है स्पेशलाइज्ड सेल से, जिनको अपन बोलते हैं पोडोसाइट, क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। और ये जो पराइटल लेयर है ये किससे बनता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो रीनल कॉर्पस्कल हो गया। पीसीटी किससे लाइन किया जाता है, पीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल से होता है, सबको पता है, बट इसके पास ब्रश बॉर्डर होता है। तुमको पता होगा ना कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी करता है, पता है कि नहीं, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी करता है। तो ये होता है बेसिक। अब डीसीटी किससे बनता है, डीसीटी भी सिंपल क्यूबॉइडल से बनता है, बट इसके पास ब्रश बॉर्डर नहीं होता। ये डिफरेंस अपने को यहाँ पर याद रखने का है। तो ये है कॉर्टेक्स के अंदर ये सब प्रेजेंट, मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। अब ये हिस्टोलॉजी में कैसे दिखता है, अब ये अपने कॉलेज का शायद तुम्हारे बैच ने बनाए थे क्या डायग्राम, सब ऐसे वाले तुम्हारे बैच ने बनाए थे क्या डायग्राम्स? अच्छा, ओके। तो अब ये देखो किडनी का अपन कैसे हिस्टोलॉजी देखते हैं, इसको अपन ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में कट कर रहे हैं। मान लो अपन अपने पास ये ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल है, अपन ने उसको ऐसा कट किया और ऊपर से जाके देखा, मतलब ऐसा एज्यूम करो कि ये बोमस कैप्सूल है, ऐसा मान लो, ऐसा, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसा टफ टफ कैपिलरीज ऐसा कुछ तो है, इसको अपन ने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, और इसके ऊपर से जाके देखा तो अपने को कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलता है। तो अब इसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, देखो सब कुछ अपने को देखने को मिलेगा। पहले तो पीसीटी और डीसीटी अपने को देखने को मिल रहा है, देखो ये पीसीटी है और ये डीसीटी है, पीसीटी डीसीटी दिख रहा है। और ये देखो ये कुछ ऐसे जो दिख रहे हैं तुमको, ये वाले, ये ऐसे बीच बीच में, ये क्या है अपने, ये है अपने रीनल कॉर्पस्कल, ये जो बीच में दिख रहा है ना रीनल कॉर्पस्कल, तो ये रीनल कॉर्पस्कल है। ये देखो ये वाली स्लाइड के अंदर ये सारे रीनल कॉर्पस्कल है और बाकी सब ट्यूब्यूल्स होंगे। अब अपने को क्या पूछा जाता है, पीसीटी और डीसीटी को कैसे डिफरेंशिएट करना है, बहुत सिंपल है। पीसीटी के सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं और उसके अंदर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। अगर तुमको डार्क दिख रहा है कुछ भी, अब ये देखो यहाँ पर ये पीसीटी है, पीसीटी थोड़ा सा डार्क है एज कम्पेयर टू डीसीटी, तो पीसीटी थोड़ा सा डार्क है और उसके सेल्स थोड़े से बड़े हैं। डीसीटी के थोड़े छोटे सेल्स है और साइटोप्लाज्म पेल है। तो इसके बेसिस पे अपन पीसीटी और डीसीटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब रीनल कॉर्पस्कल को मैग्नीफाइड वे में अगर अपन ने देखा तो वो कैसे दिखेगा, ये देखो ये मैग्नीफाइड व्यू है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रीनल कॉर्पस्कल के अंदर अपने को क्या क्या दिखेगा, ध्यान से देखो। पहले तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है अपन ने उसको क्रॉस सेक्शन में कट किया है, तो एकदम सेंटर में अपने को क्या दिखेगा, ग्लोमेरुलस दिखेगा। ये देखो इतने सारे छोटे छोटे कैपिलरीज ये दिख रहे, उनके कट सेक्शन दिख रहे। तो बीच में क्या दिखेंगे अपने को, कैपिलरीज दिखेंगे, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलस दिखेगा।
उसके बाद अपने को विसरल लेयर देखने को मिलेगा। बट याद क्या रखना है तुमको कि विसरल लेयर अपने को यूजुअली इतने आसानी से नहीं दिखता। ये जो एचएनई स्लाइड होता है इसके अंदर विसरल लेयर, मुझे बताओ विसरल लेयर कौन से सेल्स से बनते हैं? अभी बताया था मैंने तुमको, विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल कौन से सेल से बनता है? कौन से सेल्स से विसरल लेयर बनता है? ऐसी पोडोसाइट ना, हाँ करेक्ट, सत्विक पोडोसाइट, यस। तो विसरल लेयर पोडोसाइट से बनता है। तो पोडोसाइट इतना इजीली अपने को क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस है, उसके बाजू में विसरल लेयर होगा, ऐसा समझो। अब विसरल लेयर के बाद अल्टीमेटली क्या आएगा? अगर तुमने डायग्राम देखा होगा तो ये अपना ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ। तो यहाँ पर क्या है, ये विसरल लेयर था। इसका विसरल लेयर के जस्ट बाद ये बोमस कैप्सूल का एक स्पेस दिख रहा है तुमको, खाली खाली, तो इसको अपन बोलते हैं बोमस स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? बोमस स्पेस। तो ऐसा तुमको एक बड़ा स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं बोमस स्पेस। ये देखो ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये है बोमस स्पेस। और बोमस स्पेस के बाहर के साइड में अपने को क्या देखने को मिलेगा? दैट इज अपना पैराइटल इपिथेलियम। पैराइटल इपिथेलियम किससे बनता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। तो ये सब अपने को स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्लोमेरुलस है, विसरल इपिथेलियम नहीं देखने को मिलेगा, बोमस स्पेस देखने को मिलेगी, और उसके बाद लास्ट में पैराइटल लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मिसेंजियम क्या होता है? मिसेंजियम सिंपल ऐसा कंपोनेंट है जो तुम्हारे कैपिलरीज को होल्ड करके रख रहा है बीच में। अब बहुत सारे कैपिलरीज है, उसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिसेंजियम बोलते हैं। सबको समझ में आया? इतना हिस्टोलॉजी समझ में आया सबको किडनी का? ऑल क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो। आगे क्या है? अब ये अपन तरीके देख रहे हैं, अपन कैसे माइक्रोस्कोपी करते हैं उसके तरीके देख रहे हैं। तो पहले तो अपन नॉर्मल एचएनई से कर सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका है डिसीजेस को पहचानने के लिए। अब ये तरीके का प्रिंसिपल समझो। इस तरीके को अपन बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस एसे। अब ये तरीका क्या होता है ध्यान से समझो। इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अब इसके अंदर क्या है? इम्यूनो मतलब कुछ ना कुछ अपन एंटीजन एंटीबॉडी वाला खेल करने वाले। अब हमेशा याद रखो, इसके अंदर जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं, इसके अंदर एक रिएजेंट अपन यूज करते हैं, वो रिएजेंट के अंदर क्या होता है? एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो बाइंड करता है किसको? ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन को। अगर बॉडी के अंदर तुम्हारे इम्यूनोग्लोबुलिन कहीं पे भी बन रहा है, मतलब एंटीबॉडी जो तुम्हारी बॉडी का खुद का एंटीबॉडी अगर कहीं पे भी बन रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी यहाँ पर अपन डालेंगे इस रिएजेंट के थ्रू। तो एंटीबॉडी रहेगा अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं? एक ग्रीन डाई अटैच करते हैं। अब ग्रीन डाई फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट यहाँ पर होता है। कौन सा होता है? फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट। अब इससे क्या होगा? अगर कोई भी डिसीज इम्यून मीडिएटेड है, जैसे तुमको पता होगा बहुत सारे ऐसे किडनी के डिसीज है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे तुम्हारे किडनी के पार्ट्स में। तो अगर एंटीबॉडी वहां पर डिपॉजिट हो गई तो अपन ये वाला डाई उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रिएजेंट अपन ने उसके अंदर इंजेक्ट किया तो यहाँ पर जो अपनी एंटीबॉडी थी वो उस इम्यूनोग्लोबुलिन को जाके बाइंड करेगी और ये डाई भी बाइंड करेगा। मतलब जहां जहां पर इम्यून मीडिएटेड डिसीज है वहां पर ये ग्रीन कलर अपने को दिखेगा, और जहां पर या तो डिसीज ही नहीं है या तो नॉन इम्यून मीडिएटेड डिसीज है। दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो डिसीज ही नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि डिसीज है बट इट इज नॉन इम्यून मीडिएटेड, वहां पर अपने को ब्लैक कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। सबको ये प्रिंसिपल ध्यान से समझ में आया इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का? समझ लो, क्लियर आहे का? सगळे सांगा, पक्का क्लियर? किसी को क्लियर नहीं है तो ऐसे करो, मैं वापस बताता हूँ। सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है? तो ये इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये दूसरा तरीका अपन ने देख लिया। अब तीसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सबसे बेहतरीन है, इसके अंदर अपने को डायरेक्टली फिल्ट्रेशन बैरियर देखने को मिलता है। अब फिल्ट्रेशन बैरियर तुम सबको पता है तीन चीजें बनाती है। क्या क्या बनाती है? एक तो अपनी एंडोथेलियम जो अपने कैपिलरीज है उसकी लाइनिंग बनाएगा, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है बीच में, और उसके बाद पोडोसाइट के फुट प्रोसेसेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये बड़ा के बड़ा ऐसा, ये तुम्हारा पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट के नीचे की तरफ जो आ रहा है ये सब क्या है? इसके फुट प्रोसेसेस है। तो अपने को फिल्ट्रेशन बैरियर कौन कौन बनाता है ध्यान से समझो। एक तो फेनिस्ट्रेटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनिस्ट्रेटेड मतलब थोड़े थोड़े देखो ऐसे बीच बीच में ऐसे खाली खाली जगह है, तो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी का एंडोथेलियम। अब ये खाली जगह का डायमीटर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज लेस देन 50 नैनोमीटर है तो ये कैपिलरी के थ्रू बाहर जा सकता है। अगर मोर देन 50 या फिर 100 है तो कैपिलरी के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये है।
अब फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन जो होता है, अल्ब्यूमिन तुमको पता है अल्ब्यूमिन थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, तो अल्ब्यूमिन इजीली कैपिलरी को पास कर सकता है, बट वो इसके आगे और पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका लॉजिक समझो। पहले तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी का एंडोथेलियम है, इसका डायमीटर तुमको पता चल गया 50 to 100 नैनोमीटर है। दूसरी लेयर कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 4 कोलेजन है। कौन सा कोलेजन है, टाइप 4। उसके साथ साथ हिपेरिन सल्फेट प्रेजेंट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हिपेरिन सल्फेट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। अब निगेटिव चार्ज की वजह से अल्ब्यूमिन को ये रिपेल करता है, तो अल्ब्यूमिन इज नॉट फिल्टर्ड, तो ये चार्ज बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो चार्ज बैरियर किसके वजह से आता है, इट इज बिकॉज ऑफ हिपेरिन सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तीसरा क्या है अपने पास, विसरल इपिथेलियल लेयर, मतलब सिंपल, विसरल इपिथेलियल मतलब क्या है, पोडोसाइट। विसरल इपिथेलियम का नाम क्या है, पोडोसाइट। पोडोसाइट के स्पेसिफिकली अपन क्या बोल रहे हैं, फुट प्रोसेसेस, फुट प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, वो अपन देख लिया। तो ये तीनों मिलाकर बनाते फिल्ट्रेशन बैरियर। अब इसका यहाँ पर एक डायग्राम बनाया मैंने, देखो ये एंडोथेलियम है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर की तरफ पोडोसाइट है, और ये उनके फुट प्रोसेसेस है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो फुट प्रोसेसेस के बीच में बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्पेसेस जहाँ से एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। अब दो स्पेसेस अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस जो एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब एंडोथेलियल स्पेस। वो तो एंडोथेलियम के नीचे है, तो इसका नाम सब एंडोथेलियल स्पेस। और एक स्पेस जो पोडोसाइट और अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में, इसको अपन बोलते हैं सब एपिथेलियल स्पेस। तो ये दो स्पेसेस तुमको बहुत अच्छे से पता होने जरूरी है। तो ये अपना फिल्ट्रेशन बैरियर यहाँ पर खत्म। सबको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से क्लियर एकदम, ठीक है। पूरे ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, इसका बहुत यूज आने वाला है। ऊपर वालों का भी आएगा, बट ये इसका भी बहुत यूज आएगा। अब अपने को बेसिक डिफरेंस समझना है नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक। इसके ऊपर तुमको ऐसे क्यों आता है, देखो आज के टॉपिक पे तुमको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहले तो नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसका डिफरेंस पे तुमको क्वेश्चन आता है। उसके बाद हर एक जो डिसीज अपन पढ़ेंगे आज, उसके ऊपर पोटेंशियल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आने का चांस रहता है। तो अपने को हर एक डिसीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लिनिकल केस भी दे सकता है वो, लेकिन डायरेक्ट टेलीक्यू आने का चांस ज्यादा है। तो ये देखो आप, पहला नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम समझो। मेन डिफरेंस क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर डैमेज किसको होता है, डैमेज होता है अपने पोडोसाइट को। ये जो पोडोसाइट्स है इनको डैमेज होता है। मेन किसको डैमेज होता है, पोडोसाइट को। अब पोडोसाइट को डैमेज होने की वजह से, पोडोसाइट्स को डैमेज होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा अल्ब्यूमिन यहाँ पर लॉस होता है। अब तुमको पता होगा, यहाँ पर मैंने तुमको चार्ज बैरियर बताया था, एक साइज बैरियर भी होता है। तुमको पता है साइज बैरियर कौन बनाता है, साइज बैरियर कौन बनाता है, पता है क्या, कि साइज अलाउ नहीं करेगा वो ज्यादा साइज वालों को। साइज बैरियर कौन कौन बनाता है, ये तो चार्ज बैरियर था ना, ये अल्ब्यूमिन को रोक रहा था। माहिती असेल तर टाइप करा फास्ट। ठीक है, समझो ध्यान से। देखो डैमेज किसको हो रहा है, ध्यान से समझो कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो डैमेज किसको है, पोडोसाइट को है। और अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो डैमेज है कैपिलरी को, नेफ्रिन। करेक्ट, नाइस अंजनी, करेक्ट। तो डैमेज पोडोसाइट को अगर हो रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और नेफ्राइटिक मतलब डैमेज किसको है, कैपिलरी को है। अब इसके बेसिस पे ध्यान से समझो, अगर पोडोसाइट डैमेज हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन का लॉस होता है, तो प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया में भी स्पेसिफिकली अल्ब्यूमिन का बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है, अल्ब्यूमिन का। तो प्रोटीन यूरिया या फिर इसको अपन अल्ब्यूमिन यूरिया बोल सकते हैं। तो अगर ये मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे, तो इसको अपन नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं। कभी भी याद रखो, अगर तुमको बोला जाए व्हाट इज नेफ्रोटिक रेंज, नेफ्रोटिक रेंज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, नेफ्रोटिक रेंज अगर तुमको पूछा जाए तो वो कितना होता है, इट इज मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। अगर इससे ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसको अपन नेफ्रोटिक में कंसीडर कर सकते हैं। अब प्रोटीन बहुत ज्यादा अगर लॉस हो रहा है तो फ्रॉदी यूरिन यहाँ पर होता है, ठीक है। दूसरा क्या चेंज होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन बाय क्रिएटिनिन का रेशो, अब प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यूरिन के अंदर, तो ये रेशो मोर देन 2 चले जाता है। नॉर्मली इट इज लेस देन 2, बट इसके अंदर ये मोर देन 2 चले जाता है। तो यूरिन प्रोटीन बाय क्रिएटिनिन रेशो मोर देन 2 जाता है।
फिर आप सोचो, अगर एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बॉडी के अंदर एडिमा होगा। मुझे बताओ, एडिमा सबसे पहले कौन से साइड पे होता है? अगर एडिमा स्टार्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले एडिमा कौन से साइड पे देखा जाता है? सबसे पहले इनिशियल एडिमा कहाँ पे होता है? सबसे पहले एडिमा कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं अपन? फेस। फेस में भी स्पेसिफिकली एक जगह है, वो सोचो थोड़ा सा अंजनी, स्पेसिफिकली कहाँ पे होगा सबसे पहले? क्लिनिकली अपने को कहाँ पे ऑब्जर्व होगा एडिमा? पेरी ऑर्बिटल, करेक्ट तेजल, एग्जैक्टली। पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, सबसे पहली फाइंडिंग होगी। तो अब इसके अंदर धीरे धीरे पहले पेरी ऑर्बिटल होगा, बाद में एडिमा बढ़ता जाएगा। तो हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया होने की वजह से एडिमा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा बॉडी के अंदर, बाद में वो पूरी तरफ एडिमा फैल सकता है। ये होता है। इसके बाद और क्या चेंज आता है? अब यहाँ पर डिसलिपिडेमिया होता है। डिसलिपिडेमिया मतलब क्या? इसके अंदर हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया होता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब ये क्यों बढ़ते हैं? अब सिंपल, अगर एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो अपने लीवर को क्या लगता है कि एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का ट्राई करता है। बट उसके वजह से बाकी जो भी चीजें जो लीवर बनाता है वो भी बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया यहाँ पर होता है। और अब लिपिड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यूरिन के अंदर भी लिपिड का लॉस यहाँ पर होगा, लिपिड यूरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अब हाइपरटेंशन, अगर तुमको मेन वर्ड अगर हाइपरटेंशन दिख रहा है तो वो नेफ्राइटिक में जाओ। लेकिन अगर तुमको हाइपरटेंशन इसके अंदर भी दिख रहा है तो हो सकता है, लेकिन मेनली किसके अंदर होता है? नेफ्राइटिक के अंदर होता है। अगर इसके अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है नेफ्रोटिक के अंदर, तो इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अब तुमको पता है एडिमा हो रहा है मतलब फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कैपिलरीज में, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। दूसरा क्या क्या हो सकता है? दूसरे प्रोटीन का यहाँ पर लॉस भी बढ़ सकता है, जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन 3। अब तुमको पता है ना, एंटी थ्रोम्बिन 3 अपन ने हिपैरिन में देखा था, याद है क्या? हिपैरिन अपन जब पढ़ रहे थे, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 जो था, ये अगर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इस वजह से ब्लड जो है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में जाता है। बहुत ज्यादा कोएगुलेशन होने की टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आंसर लिखते वक्त हमेशा पूरे पॉइंट लिखो, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशंस भी लिखो कि ये वाली फाइंडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद अब तुम एडिमा लिख रहे हो तो इट विल इनिशियली स्टार्ट एज पेरी ऑर्बिटल, लेटर ऑन इट विल ऑकर इन एंटायर बॉडी, ऐसा लिख सकते हो। हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, इसको बड़ा चढ़ा के लिखो थोड़ा सा। तो ये हो गया नेफ्रोटिक। अगला देखो नेफ्राइटिक। अब नेफ्राइटिक के अंदर किसको डैमेज है? कैपिलरी को डैमेज है। अब हमेशा याद रखो, अगर कैपिलरी को डैमेज हो रहा है तो इस वजह से हिमैट्यूरिया यहाँ पर होता है, मतलब ब्लड का लॉस होगा, सिंपल हिमैट्यूरिया होगा। तो इस वजह से यहाँ पर स्पेसिफिकली कोला कलर्ड यूरिन, ये फाइंडिंग अपन बोलते हैं, कोला कलर्ड यूरिन बोलते हैं, विथ डिसमॉर्फिक आरबीसी। अब एंडोथेलियम अपना ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज हॉलमार्क, नेफ्राइटिक का हॉलमार्क है। अब एंडोथेलियम ऐसे फेनिस्ट्रेटेड अपन ने बोला, फेनिस्ट्रेटेड ऐसे थोड़े थोड़े उसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो आरबीसी जब इसमें से पास होगा ना बाहर की तरफ, तो इसका जो शेप है ना वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, तो डिसमॉर्फिक हो जाएगा। शेप बिगड़ जाएगा मतलब डिसमॉर्फिक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्राइटिक के अंदर डिसमॉर्फिक आरबीसी होंगे, और आरबीसी के ऐसे क्लस्टर्स भी अपने को देखने को मिल सकते हैं, जिसको अपन आरबीसी कास्ट्स बोलते हैं। तो ये दो फाइंडिंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट मेनली अपने को डिसमॉर्फिक आरबीसी देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन का यहाँ पर मेन रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैपिलरी का एंडोथेलियम इंजर्ड है। तो अगर इसको इंजुरी हो रही है ना, तो इसके वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। रास मतलब तुमको पता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वो अल्टीमेटली तुम्हारे बीपी को बढ़ाने का ही ट्राई करेगा, है ना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का ट्राई करेगा। तो उस वजह से हाइपरटेंशन यहाँ पर होगा। तो हाइपरटेंशन मेन वर्ड अगर तुमको दिख रहा है तो नेफ्राइटिक है, बट अगर उसके अंदर हो रहा है तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। हाइपरटेंशन हो गया। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो सकता है? यहाँ पर कम हो सकता है, अल्टीमेटली कैपिलरी को डैमेज हो रहा है, तो डैमेज होने की वजह से फिल्टर होने का जो फ्लो है वो भी यहाँ पर थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, तो जीएफआर यहाँ पर कम हो सकता है। अब इसके अंदर एडिमा होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा एडिमा नहीं होता। स्टार्टिंग में अल्ब्यूमिन इसके अंदर भी होता है, बट पेरी ऑर्बिटल, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग वाली जो स्टेज है अपनी पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर यहाँ पर एडिमा देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया मैंने तुमको बताया,
बट इसके अंदर जो प्रोटीन्यूरिया है इट इज इन सब नेफ्रोटिक रेंज, मतलब नेफ्रोटिक के अंदर इट इज मोर देन 3.5, अगर 3.5 से कम है इसका मतलब वो नेफ्राइटिक के अंदर चले जाएगा। सबको ये बेसिक डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आया, नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुमको, अच्छे से इसको देखो एक बार अच्छे से। अच्छा तुम आईपीएल नहीं देखते क्या? आईपीएल पाता कि नहीं तुम्हें? यस और नो? फिर आज बाकी लोग भी बताओ ना, देखते हो कि नहीं आईपीएल? ठीक है, सात्विक भी नहीं देखता। जो जो देखते हैं अपनी टीम बताओ ना, कौन सी फेवरेट टीम है तुम्हारी? टीम कौन सी फेवरेट है आईपीएल में? सीएसके, अरे वेरी नाइस, मेरी भी सीएसके, बढ़िया। लेकिन आज प्रॉब्लम हो गया ना, धोनी 2 हफ्तों तक खेलने वाला नहीं है। बुरा लगा मेरे को आज ये, इतना खुश था मैं, परसों मैच है लेकिन खैर। बाकी लोग देखते नहीं क्या आईपीएल? टीम बताओ ना अगर देखते होंगे तो। यमाई, अच्छा वेरी नाइस, अपोनेंट टीम है। कल मैच है ना यमाई का? नाइस, ठीक है चलो जाने दो, टॉपिक पे वापस आए अपन। टॉपिक और वापस यायचा। ठीक है, तो ये डिफरेंस सबको क्लियर है, एक बार अच्छे से बताओ। डिफरेंस क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आओ। अब नेक्स्ट क्या है? अब अपन एक एक सिंड्रोम को समझना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक का बेसिक आइडिया तुमको हमेशा है। नेफ्राइटिक, अगर तुमको कोई भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर, उसके सिम्टम्स के अंदर तुम लिख के आ सकते हो। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर जो पहला अपने को पढ़ना है दैट इज PSGN, मतलब क्या? पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल, नाम के अंदर ही बहुत चीज है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर इसको अपन पोस्ट फेरेंजाइटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? किसी को अगर स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद अगर उसको ये डेवलप हो रहा है तो वो सिंड्रोम है ये। अब ये किस में होता है? यूजुअली मेल्स के अंदर ज्यादा होता है, 2 से 14 साल, मतलब इतना बड़ों के अंदर नहीं होता, 2 से 14 साल वालों के अंदर ज्यादा कॉमन है। और ये होता है फैमिलियल या फिर कोहैबिटेंट इंसिडेंस। अब ये वर्ड का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अगर एक फैमिली के अंदर 2 लोग हैं, तो अगर किसी एक को ये वाला है, PSGN है, तो क्या चांस है कि दूसरे फैमिली मेंबर को ये होगा, ये वाला डिसीज सेम टू सेम? तो उसको अपन बोलते हैं फैमिलियल या फिर कोहैबिटेंट इंसिडेंस। अब ये क्यों होता है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ कॉमन चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, तो सबको एक्सपोजर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो अब ये स्ट्रेप्टोकॉकल का जो एक्सपोजर है, किसी को अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ऐसा चांस तो ज्यादा है ना कि दूसरे फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्शन रह सकता है वही वाला, तो उसको भी ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का चांस रहेगा। तो इसीलिए फैमिलियल या फिर कोहैबिटेंट इंसिडेंस मतलब क्या? अगर मुझे है तो मेरे फैमिली मेंबर को कितना चांस रहेगा ये वाला होने का? तो वो अप्रोक्स 30% रहता है, क्योंकि हम लोग सेम हैबिटेट शेयर कर रहे, बोल तो एक ही जगह पे रह रहे। सबको इस मतलब का, इस टर्म का मतलब समझ में आया? अच्छे से समझ लो, नक्की सबको समझ में आया क्या? बताओ एक बार। बहुत काम का चीज है, क्योंकि इससे अपन डिफरेंस करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी का। समझ में आया क्या? बताओ सब लोग फास्ट। ठीक है, तो ये 30% है। अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पैथोजेनेसिस ध्यान से समझो। पहली चीज, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन कभी ना कभी उसको हुआ था। अब कौन सा स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन हुआ था उसको ध्यान से समझो। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन उसको हुआ था। मोस्ट कॉमनली ये थ्रोट के अंदर उसको हुआ था। मोस्ट कॉमन थ्रोट, अगर स्किन के अंदर है तो भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन क्या है? थ्रोट। इसका भी कौन सा नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन के नाम तुमको एज इट इज पूछते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, नहीं पीजी के अंदर, तो वो भी लिखा है मैंने। या ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये कवर कर रहा है तुम्हारे बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन्स कौन से होते हैं इसके? 12, 4 और 1, ये इसके नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन्स है। तो मोस्ट कॉमन थ्रोट का इन्फेक्शन ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हुआ मतलब क्या होगा? एंटीजेंस प्रेजेंट रहेंगे। तो अब इसके अंदर कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं याद रखो। NAPLR मतलब नेफ्राइटिस एसोसिएटेड प्लाज्मिन रिसेप्टर, ये एक एंटीजन है।
दूसरा कौन सा है, एसपीईबी मतलब स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी। तो ये दो एंटीजेंस के नाम तुमको याद रखने हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इसका एंटीजेंस है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे बॉडी के अंदर। अब एंटीबॉडी कौन सी बनती है, आईजीजी बनती है। अब एंटीजन से एंटीबॉडी दोनों मिला के क्या बनाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या याद रखो कि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ये एक तो तुम्हारे ब्लड के अंदर भी बन सकते हैं, मतलब सर्कुलेशन के अंदर भी बन सकते हैं, सर्कुलेशन के अंदर भी बन सकते हैं, एंड डायरेक्टली किडनी के अंदर भी बन सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्या हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी बोल तो एंटीजन किडनी में गया और किडनी के अंदर ही एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, तो किडनी के अंदर ही डिपॉजिट होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये ब्लड के अंदर भी यहाँ पर बन सकते हैं, ब्लड के अंदर से बाद में अल्टीमेटली सर्कुलेशन के थ्रू तुम्हारे किडनी तक पहुंच जाएंगे और वहां पर डिपॉजिट होंगे। सबको ये दो पॉसिबिलिटी समझ में आए इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के, ब्लड के अंदर भी बन सकते हैं और किडनी के अंदर भी। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गए, अब इनका काम क्या है, डिपॉजिट होना। अब ये डिपॉजिट कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिपॉजिट होते हैं सब इपिथेलियल स्पेस। मुझे टाइप करके बताओ सब इपिथेलियल स्पेस कौन से दो कंपोनेंट्स के बीच में था, सिर्फ इनिशियल लेटर टाइप करो। सब इपिथेलियल स्पेस कौन से दो कंपोनेंट के बीच में था, ई एंड बी, पोडोसाइट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। करेक्ट सात्विक, बेसमेंट मेम्ब्रेन पोडोसाइट, करेक्ट निधि, यस। तो वहां पे क्या हो सकता है, ये डिपॉजिट होता है, बट ये मिसेंजियम के अंदर भी डिपॉजिट होता है और सब एंडोथेलियल स्पेस के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मेन इसका कहाँ पे डिपॉजिशन होता है, अपने सब इपिथेलियल स्पेस के अंदर ही डिपॉजिट होता है। अब देखो जैसे ये डिपॉजिट हुआ, जैसे ये सब इपिथेलियल स्पेस में डिपॉजिट हुआ, इन रिस्पॉन्स बॉडी क्या करता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करता है। अब कॉम्प्लीमेंट आई होप तुमने माइक्रो में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है। इसका बेसिक सिर्फ इतना समझो कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐसे सीरीज ऑफ ये होता है, बोल तो C1 एक्टिवेट होता है, फिर C4, फिर C2, फिर C3, अल्टीमेटली ये सब एक्टिवेट होते हैं। और ये एक्टिवेट होने के बाद सबसे लास्ट में भले कौन सी भी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड अगर होगा, अल्टरनेट होगा या फिर क्लासिकल होगा, उसका मेन उद्देश्य यही है कि C5 को एक्टिवेट करना है। अब C5 जैसे ही एक्टिवेट हुआ, C5 कीमो अट्रैक्टर है, ये क्या करता है, WBCs को अट्रैक्ट करता है, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। तो अब ये एक्टिवेट होके बन गया, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे न्यूट्रोफिल्स किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स रहेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आते आते वो इन्फ्लेमेशन वगैरह, तुमको पता है ना इन्फ्लेमेशन के सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हॉलमार्क होते हैं न्यूट्रोफिल्स, पता है कि नहीं है, पता है ना, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया, नेफ्राइटिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, नेफ्राइटिक का एग्जाम्पल है। तो ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक्टिवेट होता है, अल्टीमेटली सबसे लास्ट में C5a एक्टिवेट होता है और फिर न्यूट्रोफिल्स आते हैं और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज। अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से समझो। अब पहली चीज, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहले तो ये HNE वाला है अपना स्लाइड, सिंपल, ठीक है। ये जो है ये है अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। और ये जो है इम्यूनोफ्लोरोसेंस है, IF मतलब इम्यूनोफ्लोरोसेंस। अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखो। अगर न्यूट्रोफिल्स मैं बोल रहा हूँ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बीच में कैपिलरीज होते हैं। सबको ये डायग्राम तो फील हो रहा है ना, ये देखो ये बोमन स्पेस है, ये बीच में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये डायग्राम फील हो रहा है सबको, ये बीच वाला डायग्राम दिख रहा है ना। तो देखो ये जो बीच में ग्लोमेरुलस के जो कैपिलरीज है उसके अंदर देखो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ये एक चेंज है। दूसरा, उसी को मतलब उसके अंदर अल्टीमेटली वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ, सब एपिथेलियल रीजन की तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है। आप सोचो अगर किसी भी चीज को सब एपिथेलियल रीजन के पास जाना है तो उसको कैपिलरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो कैपिलरी के अंदर तो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें भी बढ़ता है और बाद में उसके अंदर जाता है, बट पहले इसके अंदर बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाइपर सेल्यूलर ग्लोमेरुलस होता है। हाइपर सेल्यूलर ग्लोमेरुलस का मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलस के अंदर WBCs न्यूट्रोफिल्स इनसाइड द कैपिलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये HNE की फाइंडिंग है और बहुत ज्यादा सेल्स अपने को देखने को मिलते हैं, ये HNE का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, ये देखो ये हम्प, ऐसा सब इपिथेलियल ऐसा हम्प देखने को मिलता है। अब ये हम्प किससे बनता है, अपना जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, वही ऐसे हम्प के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सब इपिथेलियल हम्प। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पर जो है इस वाले डिसीज के अंदर क्या बोला था मैंने,
कि वो मेनली सब एपिथेलियल रीजन में डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन बाकी भी रीजन में जा रहा है। तो अब बाकी रीजन मतलब मेसेंजियम में भी जा रहा है, थोड़ा बहुत एंडोथेलियल रीजन में भी जा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर अब अल्टीमेटली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब एंटीबॉडीज है। तो जो ग्रीन कलर जहां जहां पर तुमको देख रहा है ना, वहां पर इसका डिपोजिशन यहाँ पर होगा। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरोसेंस, या फिर इसको अपन बोलते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस, या फिर लंपी बम्पी अपीयरेंस। स्टारी स्काई मतलब क्या, तुमको पता है आसमान काला होता है, उसके अंदर तारे ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखते हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है अपने को। तो स्टारी स्काई ऐसे स्टार्स की तरह दिख रहा है तुमको। तो ये अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस। सबको ये तीनों फाइंडिंग्स क्लियर हुए? तीनों फाइंडिंग्स क्लियर अच्छे से? ठीक है, आगे देखो। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अपने को फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब फीचर्स कुछ हफ्तों बाद आएंगे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के, फॉलोइंग 2 वीक्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। मतलब अप्रोक्सीमेट 2 से 3 हफ्तों के बाद में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 हफ्तों के बाद, स्पेसिफिकली 2 हफ्तों के बाद देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अब तुमको पता है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट वाले सब चीजें एक्टिवेट हो रहे थे। ये ऊपर लिखा था ना पहले C1 C4 C2 C3, तो ये जो है एक्टिवेट हो रहे थे अल्टीमेटली। तो इनका ब्लड के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये लिखा है देखो, डिक्रीज्ड सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3 एंड C4, बट ये ट्रांजिएंट होता है। अगर ये परमानेंटली तुमको डिक्लाइन दिख रहा है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। ये ट्रांजिएंट थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर कम अपने को देखने को मिलेगा। जब तक वो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेटेड है तब तक वो ट्रांजिएंट सीरम C3 और C4 अपने को कम देखने को मिलेगा। बट इफ C3 इज परसिस्टेंटली लो तो अपने को वी हैव टू इवेल्युएट फॉर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये अपन पढ़ेंगे, अभी ये कॉम्प्लिकेशन होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अगर परसिस्टेंटली लो है तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने को क्या करना है, इवेल्युएट करना है फॉर आरपीजीएम। दूसरा क्या देख सकते हैं अपन, एएसओ। एएसओ पता है क्या तुमको? माइक्रो के अंदर देखा होगा तुमने एएसओ, पता है क्या? माहिती आहे की नाही? नसल माहित तर असं करा, माहित आहे एएसओ? पता होगा तो रिएक्ट करो, नहीं पता होगा तो ऐसे करो। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर्स पता होगा ना, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए डायग्नोसिस के लिए मदद करता है। तो एएसओ टाइटर्स हाई देखने को मिल सकते हैं, और एंटी डीएनएस बी के टाइटर्स भी अपने को हाई देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं डायग्नोसिस के अंदर। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, अब इसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया है, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो गए हैं। अब अपन ने उसको कितने भी एंटीबायोटिक्स दिए, वो स्ट्रेप्टोकोकस मर जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एंटीबॉडीज हट सकते हैं क्या वहां से? नहीं हट सकते। तो नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ पीएसजीएन। सबको पीएसजीएन क्लियर है? पहला डिसीज अपना खत्म हुआ, सबको क्लियर है अच्छे से? पीएसजीएन सगळ्यांना क्लियर? कुछ भी अड़चन नहीं है? बराबर है ना? स्पीड वगैरह स्लो जाना है फास्ट जाना है बोलते चलो, आप अपनी पहचान हो गई, तुम बोल सकते हो कुछ भी। अगर नहीं जम रहा है पढ़ाना तो वो भी बोल सकते हो बिंदास, ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया अपना पीएसजीएन। इसके बाद सेकंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सा है? आईजीए नेफ्रोपैथी। अब तुमको और एक क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आईजीए नेफ्रोपैथी एंड पीएसजीएन, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आईजीए नेफ्रोपैथी का दूसरा नाम होता है बर्जर्स डिसीज। स्पेलिंग ध्यान से देखो, BER है यहाँ पे, ठीक है? एक दूसरा भी होता है BUER, ये अलग डिसीज होता है। तो ये BERGR डिसीज है। तो इसके अंदर कुछ क्लूज होते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर रिकरेंट हिमेटूरिया। इसके अंदर रिकरेंट हिमेटूरिया होता है, ये एक पॉइंट याद रखो। दूसरी चीज अगर तुमको पूछा जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन अडल्ट, ओवरऑल बोल रहा हूं मैं, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सब मिला के, अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन अडल्ट पूछा जाए, दैट इज आईजीए नेफ्रोपैथी। नाम के अंदर ही बहुत सारी चीजें, आईजीए, इसके अंदर अपने आईजीए के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अब और क्या क्या, ये भी मेल्स को ही अफेक्ट करता है, 20 से 30 साल के उम्र में ज्यादा अफेक्ट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, नो फैमिलियल या फिर कोहैबिटेंट इंसिडेंस। जैसे अपने पीएसजीएन के अंदर था, वैसे इसके अंदर फैमिलियल या फिर कोहैबिटेंट इंसिडेंस नहीं देखने को मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका पैथोजेनेसिस ध्यान से समझो। अब इसके अंदर आईजीए के साथ क्या होने वाला है, आईजीए जो है अपनी एंटीबॉडी, वो डिफेक्टिव बनने वाली है। अब डिफेक्टिव मतलब क्या, जो अपना आईजीए बनेगा उसको अपन IgA1 नाम देंगे,
GD-IgA1 ऐसा नाम देंगे। GD मतलब क्या, गैलेक्टोज डिफिशिएंट, इसके अंदर गैलेक्टोज की डिफिशियंसी है, तो ये थोड़ा अजीब प्रकार के IgA वाला है। तो ये जैसे ही ये अपना सर्कुलेशन के अंदर ये जो अपना डिफेक्टिव IgA वाला है, प्लस इसके ऊपर अगर कोई ट्रिगर आ गया, ट्रिगर मतलब कोई भी म्यूकोजल इन्फेक्शन, जैसे अगर अपन ने अभी देखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UITI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन वगैरह का ट्रिगर आ गया इसके ऊपर, ये IgA वाले के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब तुमको पता ही है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इन रिस्पॉन्स बॉडी क्या कराएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgG बनती है। कौन सी बनती है, IgG बनती है। अब अपने पास ये जो डिफिशियंट, जो अपना खराब वाला जो IgA था, इट विल एक्ट लाइक एंटीजन, और ये जो बॉडी बना रहा है IgG, इट विल एक्ट लाइक एंटीबॉडी, और अल्टीमेटली ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ पे ये होते, डिपॉजिट होते, मिसेंजियम के अंदर डिपॉजिट होते। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे होते, मिसेंजियम के अंदर। मिसेंजियम के अंदर डिपॉजिट होते, और मिसेंजियल का प्रोलिफरेशन इस वजह से यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सबको ये पैथोजेनेसिस इतना क्लियर है, क्या बोला मैंने अभी तक, क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई अडचण आतापर्यंत काय अडचण, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इसमें टेम्पलेट ध्यान से समझो। अपने को हमेशा एक चीज याद रखना है कि वो डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, और उस वजह से चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अगर इतने चीजें अपने को क्लियर है तो अपन बहुत कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। अब मिसेंजियम के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जिस वजह से उसका प्रोलिफरेशन भी यहाँ पर हो रहा है। अब इन रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पर क्या करती है, जैसे उसके अंदर क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे था ना, यहाँ पर अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होता है। अब अगर अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है तो इसके अंदर डायरेक्टली C3 एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जो अपना सीरीज था ना बाकी कॉम्प्लीमेंट वालों को एक्टिवेट करना, जैसे कि कहाँ पे गया वो, C1 C4 C2, ये सबको करने की जरूरत नहीं। अल्टरनेट मतलब अपन ने शॉर्टकट मार दिया, डायरेक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है, अपना C3 एक्टिवेट हो रहा है। अब C3 जैसे एक्टिवेट हो गया, अल्टीमेटली अपने को C5 को एक्टिवेट करना है, तो C5 जो है अपना वो एक्टिवेट होगा C5A के अंदर और C5B के अंदर। और C5 ये जो चेंज होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ C5 कन्वर्टेज, ठीक है। ये जो C5 से C5A और C5B बन रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ C5 कन्वर्टेज। अब C5 बन रहा है, तुमको पता है C5 का काम क्या है, कीमो अट्रैक्शन। ये न्यूट्रोफिल और WBC को अट्रैक्ट करेगा मेसेंजियम की तरफ। तो ये पैथोजेनेसिस इसका कुछ ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अब यहाँ पर चेंजेस देखो, ये देखो सबको मिसेंजियम देखो ज्यादा पिंक पिंक दिख रहा है, तो मिसेंजियल प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है तुमको, मिसेंजियल प्रोलिफरेशन, और मिसेंजियल डिपॉजिट है, इसीलिए देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रीन कलर अपने को इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई वहां पर एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है कोई भी डिपॉजिट, तो उसके खिलाफ अपन जो रिएजेंट डाल रहे हैं वो ग्रीन कलर का है, तो उस पर जाके चिपक रहा है, तो ग्रीन कलर दे रहा है। तो देखो मिसेंजियम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये इसका इम्यूनोफ्लोरोसेंस है। सबको इतना क्लियर, इतना क्लियर, स्पीड बराबर है ना आज की, स्पीड ठीक है ना, ठीक है। तो मिसेंजियल डिपॉजिट, अगला। अब इसमें और डिफरेंस क्या है PSGN और इसका, इसके अंदर जो सिम्टम्स है यूजुअली कब आते हैं, थर्ड डे आफ्टर इन्फेक्शन। फास्ट मुझे टाइप करके बताओ, PSGN के अंदर कितने दिनों के बाद अपने को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कितने टाइम के बाद अपने को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं नेफ्राइटिक वाले PSGN के अंदर, 2 to 3 वीक्स, करेक्ट निधि, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। तो 2 to 3 वीक्स के अंदर अपने को उसके अंदर देखने को मिलता है, बट इसके अंदर थर्ड डे पे देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसीलिए इसको सिन फेरिंजाइटिक नेफ्राइटिस बोलते हैं। सिन मतलब क्या, साथ साथ। अब होता क्या है, अगर किसी इंसान को फेरिंजाइटिस है तो ऐसा जरूरी है क्या कि उसका फेरिंजाइटिस एक दिन में गायब हो जाएगा, वो टिकेगा ना कुछ दिनों तक, तो 2-4 दिन तक टिक सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स के जो सिम्टम है वो फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स के साथ ओवरलैप करे, तो ये साथ में हो सकता है, इसलिए इसको सिनफेरिंजाइटिक नेफ्राइटिस भी बोला जाता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका, बायोप्सी कर सकते हैं अपन, बायोप्सी के फाइंडिंग अपन ने देख ली, मेसेंजियल प्रोलिफरेशन। फिर IgA इसमें हाई देखने को मिलेगा अपने को, IgA के लेवल्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। नॉर्मल ASO, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल कोई इन्फेक्शन नहीं था तो नॉर्मल ASO। C3 ऑलमोस्ट नॉर्मल। अब तुम बोलोगे C3 ऑलमोस्ट नॉर्मल कैसे, तो यहाँ पर तो अपन ने देखा था कि C3 यहाँ पर है, एक्टिवेट हो रहा है,
लेकिन याद रखो कि ये इतना भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता जितना पीएसजीएन के अंदर होता है। इस वजह से C3 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर यहाँ पर होता है। तो ये हो गया अपना दूसरा सिंड्रोम, दैट इज अपना आईजीए नेफ्रोपैथी। तो तुम ये दो क्वेश्चंस अगर तुमको एग्जाम में आए डिफरेंस करने के, या फिर अलग अलग स्पेसिफिक शॉर्ट नोट वगैरह, तो लिख सकते हो इसको, अच्छे से लिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आईजीए नेफ्रोपैथी या फिर बर्जर्स डिसीज, ठीक है। अगला, अब गुड पास्चर सिंड्रोम, ये तो बहुत इजीएस्ट है। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, उसके स्पेसिफिकली कोलेजन 4 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। तो अल्टीमेटली बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है ना, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा ये वाला। अब इसके अंदर माइक्रोस्कोपी जब तुम करोगे तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का यहाँ पर थिकनिंग देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। अब यहाँ पर अपने को कंफ्यूजन क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल मतलब अपन समझते हैं कि वो सिर्फ एंडोथेलियल लाइनिंग है, ऐसा नहीं। पूरे जो लाइनिंग है ना, जो फिल्ट्रेशन बैरियर, उसको मिला के भी अपन कैपिलरी वॉल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिलरी वॉल मतलब सिर्फ एंडोथेलियम, जो तीनों कंपोनेंट्स है उसको मिला के भी कभी कभी कैपिलरी वॉल कहा जाता है। सबको एक कंफ्यूजन क्लियर है ना, जो मैंने अभी बोला अभी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का अल्टीमेटली थिकनिंग होगा माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो वो अपने को थोड़ी सी बड़े साइज का दिखेगा। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर लीनियर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अब जैसे तुमने ऊपर देखा था ग्रैन्युलर वाला, ये देखो ग्रैन्युलर किधर गया, ग्रैन्युलर इसके अंदर कैसा था, इधर था फिर इधर था, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं था, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं था। बट इसके अंदर कैसा है, लीनियर पॉजिटिविटी है, किधर गया, लीनियर पॉजिटिविटी, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन वो थ्रू आउट द एंडोथेलियल लाइनिंग कंटिन्यूअस है और पूरे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रहे, तो इसमें जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस अपने को देखने को मिलता है दैट इज लीनियर पॉजिटिविटी। तो देखो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ऐसा बीच बीच में ग्रैन्युलर नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो लीनियर पॉजिटिविटी बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, तो अपने को ग्रीन कलर कंटिन्यूअस वे में देखने को मिलता है। तो ये गुड पास्चर सिंड्रोम है, इसके बारे में इतना ही तुमको याद रखने का है, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम डन 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 डन। अब देखो कि मैं तुमको क्या नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके जब तुम नोट्स बनाओगे कल परसों, जब भी तुम इसको लिखोगे इस पीडीएफ के बाद में, तो थोड़ा सा खाली खाली जगह छोड़ो बीच बीच में, ऐसा नहीं कि पूरा कॉम्पैक्ट लिख रहे हो, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट एस्पेक्ट इतना ज्यादा ऐड नहीं किया इसमें आज, क्योंकि सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू ट्रीटमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी तुमको सिर्फ सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट वाली चीजें ऐड नहीं की। तो थोड़े बहुत स्पेसेस ऐसे साइड में ऐसे छोड़ो, ताकि तुम बाद में, ज्यादा बड़े नहीं है ट्रीटमेंट, थोड़े थोड़े है, तो थोड़े से स्पेसेस छोड़ते चलो, ठीक है। मोकळा मोकळाला ज्यामुळे तुम्ही लिहिता आलं नाही, थोडस स्पेस देऊन लिहा, ठीक है गाइज, ठीक है ना, ठीक है। तो गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया। अगला, अब देखो, अब ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। अब इसके बाद एक आता है जो अपन ने बोला था आरपीजीएन। आरपीजीएन का मतलब क्या है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मुझे बताओ आरपीजीएन अपन ने अभी थोड़े देर पहले कौन से डिसीज के अंदर देखा था, कि उस डिसीज के अंदर अगर एक डायग्नोस्टिक पैरामीटर अगर परसिस्टेंट एलिवेटेड मुझे मिलेगा, तो वो रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को इंडिकेट कर रहा है। कौन से डिसीज के अंदर देखा था अपन ने, कौन से डिसीज के अंदर देखा था, पीएसजीएन, वेरी नाइस सत्विक, पीएसजीएन के अंदर देखा था। तो अब रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है क्या, पहले तो ये क्या है बेसिकली, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग तुमको नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो ये उसका कॉम्प्लिकेशन की तरह होता है, ये रैपिडली प्रोग्रेसिंग, इसको अपन क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगर तुमको नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम मतलब किसको डैमेज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो अगर इतना डैमेज हो जाए कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन वहां पर रप्चर हो जाए, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर रप्चर हो गया, जिस वजह से बोमन स्पेस के अंदर क्रिसेंट्रिक शेप का कुछ ना कुछ जमा होने वाला है। क्रिसेंट्रिक मतलब सबको पता होगा, ऐसे मून टाइप शेप, ये वाला ऐसा। तो बोमन स्पेस के अंदर क्रिसेंट्रिक शेप के अंदर कुछ ना कुछ जमेगा। अब क्या क्या जमेगा, डब्ल्यूबीसीज, फिब्रिन, अब डैमेज हो रहा है अल्टीमेटली तो फिब्रिन तो आएगा। फिर पराइटल इपिथेलियल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, पराइटल इपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। विसरल वाले भी हो सकते हैं, बट मेनली कौन से होते हैं अपने, पराइटल इपिथेलियल सेल्स। तो ये सब यहाँ पर तुमको बीच में ऐसे क्रिसेंट्रिक शेप में यहाँ पर बोमन स्पेस में यहाँ पर जम जाएगा, अगर तुम्हारा रप्चर हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन को।
तो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ये देखो क्रिसेंट्रिक शेप, ठीक है, क्रिसेंट्रिक शेप बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को इंडिकेट करता है। अब अपने को डिस्टिंग्विश करना है, अपने को अगर माइक्रोस्कोपी के अंदर ये दिख रहा है ऐसा क्रिसेंट्रिक, इसका मतलब क्या कि उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम था, तो अपने को डिस्टिंग्विश करना है भाई इसको कौन सा नेफ्राइटिक था। तो अपन क्या कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरोसेंस अपने को पता है लीनियर पॉजिटिविटी अगर आ रही है इसका मतलब गुड पास्चर सिंड्रोम है। तो अब समझो अगर गुड पास्चर सिंड्रोम की वजह से आरपीजीएन हो रहा है, इसका मतलब उसको अपन टाइप 1 आरपीजीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? टाइप 1 आरपीजीएन। ये टाइप से रैपिडली प्रोग्रेसिव के बेस्ड अपॉन द कौन से नेफ्रोटिक से ये बन रहा है उसके बेसिस पे टाइप है। तो टाइप 1 मतलब क्या, गुड पास्चर की वजह से अगर बन रहा है तो टाइप 1, पीएसजीएन की वजह से बन रहा है तो टाइप 2। अब इसके अंदर ग्रैन्युलर होता है, तुमको पता है ग्रैन्युलर, अभी बताया था। ग्रैन्युलर का और एक नाम बताओ, ग्रैन्युलर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? ग्रैन्युलर का दूसरा नाम क्या बताया था? क्या बताया था? स्टार स्काई, करेक्ट निधि, स्टार स्काई। और एक तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम क्या था? लंपी वंपी, करेक्ट सात्विक भाई। इथल है बोल तो रे सात्विक, असं ऐसे बात नहीं करता, चैट में फटाफट आंसर देता। ठीक है, तो ग्रैन्युलर मतलब पीएसजीएन टाइप 2। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेस देन 1% पेशेंट ऑफ पीएसजीएन प्रोग्रेस टू आरपीजीएन। तो ये एक फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला है कि पीएसजीएन के लेस देन 1% पेशेंट कैन प्रोग्रेस टू आरपीजीएन। अब और एक तीसरा टाइप होता है टाइप 3, इसका मतलब है पॉसी इम्यून या फिर निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब ये दूसरे कुछ कॉजेस है, डिसीजेस है, उनके वजह से यहाँ पर ये बन सकता है ऐसा क्रिसेंट्रिक शेप। अगर ये बन रहा है तो उसको अपन टाइप 3 बोलते हैं। नेफ्रोटिक या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम के एग्जांपल्स नहीं है इसके अंदर, वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये दो डिसीजेस याद रखो। ये दोनों की वजह से पॉसी इम्यून इसको बोलते हैं, फिर निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ये हो गया अपना आरपीजीएन। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम डन। सबको क्लियर है नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स? इजी है, क्लियर आहेत का गाइज? आगे देखो आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पहली जो डिसीज आप पढ़नी है दैट इज मिनिमल चेंज डिसीज। नाम के अंदर ही बहुत सारी चीजें। मिनिमल चेंज मतलब ना के बराबर चेंज होने वाला है। किसके अंदर ना के बराबर चेंज होने वाला है? अपने हिस्टोपैथ के स्लाइड के अंदर ना के बराबर चेंज अपने को देखने को मिलेगा, मिनिमल चेंज डिसीज। फैक्ट क्या है कि इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन अगर तुमको पूछा जाए दैट इज मिनिमल चेंज डिसीज। ये पीडियाट्रिक के अंदर भी ये टॉपिक आता है। मुझे बताओ तुमको पता है क्या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अडल्ट क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज फॉर नेफ्रोटिक इन अडल्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज फॉर नेफ्रोटिक इन अडल्ट पता है क्या किसी को? माहित आहे? मोस्ट कॉमन कॉज फॉर नेफ्रोटिक इन अडल्ट्स। तुमने पढ़े नहीं क्या चैप्टर एक्सक्रीटरी वाला इसके पहले? फोकल, फोकल करेक्ट पायल, करेक्ट। फोकल एफ, वो जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, वो करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। तो दैट इज मोस्ट कॉमन इन अडल्ट्स। तो इन चिल्ड्रन अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक इन चिल्ड्रन क्या है? मिनिमल चेंज डिसीज। अब याद रखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इटियोलॉजीज प्रेजेंट रह सकते हैं। अब ये यहाँ पर इटियोलॉजीज मैंने लिखे, इटियोलॉजीज। अब इटियोलॉजीज ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यनसेड्स का यूज, हॉजकिंस लिम्फोमा, इम्यूनाइजेशन, कुछ ना कुछ इटियोलॉजीज की वजह से यहाँ पर इफेसमेंट मतलब डिस्ट्रक्शन होगा फुट प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स का। कुछ ना कुछ इटियोलॉजीज होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस होगा पोडोसाइट का। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, तुमको पता है अगर पोडोसाइट डैमेज हो रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर स्पेसिफिकली लिपोइड नेफ्रोसिस होता है। मतलब क्या, अब अपन ने बात की थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर लिपिड यूरिया होता है, बट इसके अंदर लिपिड यूरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर लिपिड यूरिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो अपना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बहुत ज्यादा ट्राई करेगा लिपिड को खींचने का, एब्जॉर्ब करने का। तो उस वजह से पीसीटी के अंदर लिपिड क्या होगा, जम जाएगा। पीसीटी के अंदर लिपिड जम जाएगा, उसी को अपन बोलते हैं लिपोइड नेफ्रोसिस। तो ये मिनिमल चेंज डिसीज के लिए वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर अल्टीमेटली पोडोसाइट को डैमेज हो रहा है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर नॉर्मल अपने को देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलते, क्योंकि आपने पहले ही देखा था माइक्रोस्कोपी अगर करोगे एचएनई से देखोगे उसके अंदर पोडोसाइट ही नहीं दिख रहे तो उसके फूड प्रोसेस का डैमेज कैसे देखोगे, तो नॉर्मली दिखेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो डिस्ट्रॉयड फूड प्रोसेसेस क्या हो रहेंगे उसके अंदर, डिस्ट्रॉयड रहेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट स्टीरॉइड से करा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर स्टीरॉइड का, स्टीरॉइड से करते हैं। अब स्टीरॉइड से रिलेटेड दो वर्ड्स है यहाँ पर, एक तो स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है और स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब क्या, अगर अपन उसको स्टीरॉइड्स दे रहे हैं लेकिन अगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा 4 हफ्तों तक, ट्रीटमेंट देने के 4 हफ्तों तक अगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, टैक्रोलिमस। याद रखो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, टैक्रोलिमस। अगर स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसका मतलब क्या कि जैसे ही अपन ने उसका स्टीरॉइड टैपर किया, अपन क्या उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड थोड़ी देंगे ना कभी स्टीरॉइड को बंद करेंगे उसको। अगर स्टीरॉइड को टैपर करना है मतलब थोड़ा कम करना है और अल्टीमेटली बंद करना है, लेकिन अगर अपन ने वो करने की कोशिश की तो ये डिसीज का रिलैप्स हो रहा है। अगर रिलैप्स हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मतलब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे को स्टीरॉइड्स देते रहो नहीं तो मैं रिलैप्स करूंगा। तो इस केस के अंदर कौन से ड्रग्स अपन देते हैं, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल, साइक्लोफॉस्फामाइड और लेवामिसोल। तो ये ड्रग्स के नाम तुमको याद रखने। तो ये हो गया मिनिमल चेंज डिसीज। सगळ्यांना क्लियर, मिनिमल चेंज डिसीज क्लियर आहे, अरे है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो मिनिमल चेंज डिसीज इज डन। अब अगला, ये बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो क्या है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस कुछ ना कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन का लफड़ा है, ठीक है, नाम के अंदर ही समझ रहे हैं। अब इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक इन एल्डरली। ये वर्ड देखो ध्यान से, एल्डरली बोल रहा है ना। अडल्ट के अंदर अगर तुमको पूछा जाए तो वो फोकल वाला था, फोकल। लेकिन एल्डरली बूढ़ों के अंदर अगर पूछा जाए मतलब 40-50 साल के ऊपर वालों के अंदर, तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर उनके अंदर पूछा जाए दैट इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। फोल्ड्स क्या है, अडल्ट के अंदर आएंगे अपन। तो ये भी मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है फीमेल से ज्यादा, एल्डरली के अंदर होता है, 40-50 साल के ऊपर ही होता है। अब इसके कॉजेस को ध्यान से समझो। कॉजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी या तो सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या कि यहाँ पर मेन मेन लफड़ा एंटीजन एंटीबॉडी का है। सेकेंडरी मतलब क्या, कोई ना कोई दूसरी चीज होगी जिस वजह से ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या कि डायरेक्टली इसके अंदर एंटीजन है और एंटीबॉडी है। सेकेंडरी मतलब क्या, इट कैन बी सेकेंडरी टू इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन। अरे यार, ठीक है। तो हाँ, तो सेकेंडरी मतलब क्या, इट कैन बी सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस, इट कैन बी सेकेंडरी टू कैंसर्स, इट कैन बी सेकेंडरी टू यूज ऑफ ड्रग्स लाइक गोल्ड एंड पेनिसिलामिन, इट कैन बी सेकेंडरी टू ऑटोइम्यून डिसीजेस, फिर इट कैन बी सेकेंडरी टू अदर कंडीशंस लाइक डायबिटीज एंड क्रॉन्स डिसीज। तो इसके सेकेंडरी ये बन सकता है लेकिन प्राइमरी भी ये बन सकता है। अब अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के अंदर याद रखो एंटीजन, मोस्ट कॉमन एंटीजन कौन सा होता है इसके अंदर, दैट इज एम टाइप PL-A2R। अब PL-A2R ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एंटीजन, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट। ये एंटीजन मोस्ट कॉमन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, THS-T7A। इंपॉर्टेंट कौन सा है अपने लिए, ऊपर वाला PL-A2R। इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनने वाली है, IgG4 एंटीबॉडी बनने वाली है। अब तुमको इतना समझ में आ रहा है कि एंटीजन है और एंटीबॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा। अब डिपोजिशन कहाँ पे होता है, यहाँ पर सब इपिथेलियल स्पेस। टाइप करो फास्ट, सब इपिथेलियल स्पेस किसके बीच में प्रेजेंट है, किसके किसके बीच में सब इपिथेलियल स्पेस प्रेजेंट है। बताओ, सब इपिथेलियल स्पेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट, करेक्ट पाया। तो सब इपिथेलियल स्पेस वहां पे ये डिपॉजिट होने वाला है। अब माइक्रोस्कोपी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, डिफ्यूज्ड यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर कैपिलरी वॉल का यहाँ पर थिकनिंग होता है। अब ये क्यों हो रहा है तुम बोलोगे, आप सोचो ना, अगर सब इपिथेलियल स्पेस है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है तो बॉडी क्या सोचेगा कि उसको ढकला जाए और पीछे की तरफ, ताकि वो ज्यादा बढ़ना। तो
उसको थिक नहीं वाले उसको बेसमेंट में और जो कैपिलरी यहाँ पर डिफ्यूज बेसमेंट, इसीलिए देखो यहाँ पर नाम था ना अपना मेम्ब्रेनस। आप सबको फील हुआ मेम्ब्रेनस क्यों बोल रहे हैं इसको? फील हुआ कि नहीं क्यों हो रहा है डिफ्यूज यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन? फील हुआ कि नहीं बताओ यार। ठीक है, और कैपिलरी वॉल का यहाँ पर थिकनिंग यहाँ पर होता है माइक्रोस्कोपी के अंदर। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर ग्रैन्युलर पैटर्न आएगा। क्यों ग्रैन्युलर पैटर्न आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो अपना PL-A2R जो है, PL-A2R वो पोडोसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कंटिन्यूअस वे में नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ग्रैन्युलर या फिर स्कैटर्ड डिपॉजिट अपने को ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। सब एपिथेलियल डेंस डिपॉजिट से ब्लैक कलर अपने को देखने को, ठीक है, विथ स्पाइक एंड डोम पैटर्न। इसका मतलब अब ये सब एपिथेलियल इम्यून डिपॉजिट है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गया और ये क्या कर रहा है, स्पाइक की तरह ऐसे बीच में दे रहा है। तो ये डोम की तरह लग रहा है और ये थोड़ा सा स्पाइक की तरह लग रहा है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्पाइक एंड डोम पैटर्न। सबको स्पाइक एंड डोम पैटर्न समझ में आया? क्यों बोल रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्पाइक एंड डोम पैटर्न? ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुमको आने चाहिए। अगला अगला कौन सा है? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये भी थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, अब लास्ट है ये, इसके बाद अपने को FSGS पढ़ना है। लेकिन FSGS में सोच रहा हूँ कल के सेशन में लूँ, चलेगा? अगर FSGS कल वाले इसमें लिया तो फोकल सेगमेंटल वाला चलेगा ना? ठीक है, आज अपन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव खत्म करते। 5 मिनट दोगे ना इसके लिए? 5 मिनट में खत्म होगा। 10:35 तक चलेगा? 10:35 तक चलेगा क्या बताओ, या फिर किसी को मैच देखना है? ठीक है ना, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सेम, प्राइमरी सेकेंडरी। अब इसके अंदर प्राइमरी मतलब इडियोपैथिक कॉज है, और सेकेंडरी इट कैन बी सेकेंडरी टू इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब इसके दो मैकेनिज्म है, जिसमें से एक मैकेनिज्म है इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन। दो मैकेनिज्म है जिसमें से एक मैकेनिज्म क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन अगर ये वाला मैकेनिज्म है तो इसके बेसिस पे अपन ये जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये दो प्रकार का बता सकते हैं। एक तो टाइप 1 और टाइप 3। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, टाइप 1 और टाइप 3। टाइप 1, अब पहले टाइप 1 को समझो। ठीक है, टाइप 1 के अंदर इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिगर होगा, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी या फिर ऑटो इम्यून, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी। तो अब ट्रिगर है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, सेम एंटीजन एंटीबॉडीज बनेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं? इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट होते हैं हर एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिसेंजियम के अंदर तो पक्का डिपॉजिट होने वाले, याद रखो। मिसेंजियम के अंदर तो होगा ही, बट उसके साथ साथ सब एंडोथेलियल स्पेस के अंदर भी ये डिपॉजिट होता है। कहाँ पे डिपॉजिट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सब एंडोथेलियल स्पेस। सब एंडोथेलियल स्पेस काय के बीच में? टाइप करो, ये याद रहे तुमको इसलिए टाइप करा रहा हूं मैं। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। सब एंडोथेलियल स्पेस किसके किसके बीच में? कोणा कोणाच्या मध्ये सब एंडोथेलियल स्पेस आहे? सब एंडोथेलियल स्पेस किसके बीच में? बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट निधि। तो यहाँ पर सब एंडोथेलियल स्पेस के अंदर डिपॉजिट होता है। सेम, अगर ये डिपॉजिट हुआ तो अपना वही जो अपन ने देखा था, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। अगर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो रहा है तो C3 C4 यहाँ पर बताओ सीरम के अंदर वाला कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा, फिर इन्फ्लेमेशन होगा, फिर डैमेज होगा। अब याद रखो कि ये जो है, अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो रहा है ना, और ये मेसेंजियम के अंदर मेनली जा रहा है। तो इस वजह से तीनों टाइप्स के अंदर, पहले तो याद रखो ऑल 3 टाइप के अंदर अपने को क्या कॉमन देखने को मिलता है? मेसेंजियल सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, मेसेंजियल सेल्स हाइपर सेल्यूलर हो जाते हैं, ये एक होता है। एंडोथेलियल सेल्स भी हाइपर सेल्यूलर होते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनेस यहाँ पर बढ़ता है। तो इसीलिए इसका नाम है, देखो, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर थिक हो रहा है और प्रोलिफरेशन हो रहा है मेसेंजियल सेल्स का भी और एंडोथेलियल सेल्स का भी। तो इसके हर एक प्रकार में, तीनों ऑल 3 टाइप्स के अंदर एक टिपिकल फाइंडिंग है कि मेसेंजियल सेल्स प्रोलिफरेट, हाइपरसेलुलर, एंडोथेलियल हाइपरसेलुलरिटी, बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनेस बढ़ गया। तो इस वजह से इट इज बोथ नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक, क्योंकि इसके अंदर पोडोसाइट को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है और अपने किसको,
एंडोथेलियम को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। तो इट इज बोथ नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक, दोनों के अंदर ये थोड़ा बहुत आता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर अपन करेंगे तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। जीबीएम, जीबीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। बीएम मतलब क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर जो है वो स्प्लिट रहेगी दो लेयर्स के अंदर बिकॉज ऑफ मेसेंजियल सेल्स का इन्वेजन। इसको अपन बोलते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। अब इसका डायग्राम है मेरे पास, एक सेकंड। इतना ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है मान लो। तो ये ऐसे दो इसमें स्प्लिट हो गया, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ में आया सबको? ऐसे दो इसमें स्प्लिट हो रहा है और भी अलग अलग जगह पे, ये देखो यहाँ पर भी स्प्लिट हो गया। समझता है ना तुम्हारा, ट्रैम ट्रैक ऐसे ट्रैक की तरह दिख रहा है अपने को, समझ ले, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। अब ये जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है ना, ये क्यों होता है, इसका रीजन पूछा जाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है अपना, ये दो हिस्सों में कट गया, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ तो घुस गया। अब क्या घुस गया इन दोनों के बीच में? अपने मेसेंजर जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट हो रहे थे, तो उनका थोड़ा बहुत इन्वेजन उनके बीच में हो जाता है, जिस वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन इज स्प्लिटिंग इनटू टू लेयर्स। तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है। तो अब टाइप 3 देखो, ये हो गया अपना टाइप 1 वाला, बहुत सिंपल था टाइप 1। टाइप 3 भी सेम, ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी टू कुछ ना कुछ, ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी रहेगा। तो उसके अंदर भी ट्रिगर रहेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उसके अंदर भी बनेंगे। लेकिन ये डिपॉजिट कहाँ पर होते हैं, याद रखो, ये एक तो सब एंडोथेलियल रीजन में भी डिपॉजिट होते हैं, सब इपिथेलियल में भी, मेसेंजियम में भी, तीनों जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं। और ये भी सेम क्या करेंगे, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट करेंगे, जिस वजह से C3 और C4 कम हो जाएगा। अगर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो रहा है तो सीरम C3 C4 कम होगा, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होगा। सेम इसके अंदर भी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना ये साइड में कि मेसेंजियल सेल्स प्रोलिफरेट, वो सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, सिर्फ तुम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करोगे इसका तो तुमको यहाँ पर डिपोजिशन तीनों इसके अंदर अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो टाइप 3 है। तो कैसे याद रखो, टाइप 3 तीनों इसमें डिपोजिशन, टाइप 3 तीनों इसमें डिपोजिशन, तो ये टाइप 2 हो गया, सॉरी टाइप 3 हो गया। अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 का दूसरा नाम क्या होता है, डेंस डिपोजिशन डिसीज, इसी का दूसरा नाम है डेंस डिपोजिशन डिसीज। अब अपन ने जो टाइप 1 और टाइप 3 देखा उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड कुछ तो था, लेकिन टाइप 2 के अंदर क्या है, यहाँ पर ट्रिगर इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ही गड़बड़ होगी। यहाँ पर कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पर किसका डिपोजिशन है, C3 का डिपोजिट है। अब कैसे हो रहा है देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इटसेल्फ के कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है। क्या होता है इसके अंदर, याद रखो, अल्टीमेटली C3 नेफ्राइटिक फैक्टर बढ़ता है। C3 नेफ्राइटिक फैक्टर का काम होता है C3 कन्वर्टेज को स्टेबिलाईज करना। तो सबको याद है C3 कन्वर्टेज, तो C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 को एक्टिवेट कराएगा। अगर C3 एक्टिवेट होगा तो सीरम C3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन C4 क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। C3 यूज हो रहा है यहाँ पर, बट C4 का कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, तो C4 नॉर्मल रहेगा बिकॉज नो क्लासिकल पाथवे, यहाँ पर क्लासिकल पाथवे नहीं है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो C3 डिक्रीज होगा, C4 नॉर्मल होगा। ये सबको समझ जाए ना, पक्का बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट समझा कि नहीं, समझा ना? अरे समजते है की नाही, की काही अडचण आहे तर वापस सांगू, समजताय ना? ज्याला नाही समजलं असं करा, हे वाला ज्याला नहीं समझला असं करा। ठीक है, एक बार फिर से, कहाँ से नहीं समझा पाया, टाइप 2 नहीं समझा या फिर ऊपर वाला भी कुछ दिक्कत है, टाइप 2 में दिक्कत है या फिर ऊपर वाले भी पॉइंट में कोई दिक्कत है? टाइप 2, देखो टाइप 2 ध्यान से समझो। टाइप 2 के अंदर मैंने क्या बोला, इम्यून कॉम्प्लेक्स का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इटसेल्फ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर गड़बड़ का मतलब क्या, यहाँ पर C3 नेफ्राइटिक फैक्टर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से बढ़ जाता है। अब C3 नेफ्राइटिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या होता है, C3 कन्वर्टेज, ये एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम इसको स्टेबिलाईज करता है। C3 नेफ्राइटिक फैक्टर क्या करता है, इसको स्टेबिलाईज करता है। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, ठीक है, तो अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज होगा तो ये C3 को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा। अब C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट का काम था ना, तो अब C3 अगर एक्टिवेट हो गया तो सीरम C3 क्या होगा, कम होगा। अगर सीरम C3 कम हो रहा है लेकिन C4 के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो C4 तो नॉर्मल रहेगा बिकॉज यहाँ पर क्लासिकल पाथवे नहीं था। तो ये रीजंस की वजह से C3 सीरम के अंदर कम देखने को मिलता है टाइप 2 के अंदर। समझ में आया पायल? क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, अब ये जो C3 है, C3 एक्टिवेट हो रहा है, अब ये C3 खुद ही डिपॉजिट होगा। अब ये डिपॉजिट कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही जाके डिपॉजिट हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ।
और मेसेंजियम, मैंने तो बोला था तीनों के अंदर मेसेंजियम कॉमन है, मेसेंजियम के अंदर तीनों इसमें होगा, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है। अब डिपॉजिट किसका है? इट इज मेड अप ऑफ C3, इट इज मेनली मेड अप ऑफ C3। इसके अंदर IgG हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मेनली इसके अंदर C3 यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डिपॉजिट किसका है? C3 प्रोटीन का यहाँ पर डिपॉजिट है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करोगे इसका टाइप 2 वाले का, तो यहाँ पर डेंस इंट्रा मेम्ब्रेन डिपॉजिट अपने को देखने को मिलता है। अब ये देखो डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम। ये टाइम ट्रैक तो अपना देख लिया अपन ने टाइप 1 का। टाइप 2 के अंदर देखो, टाइप 2 का और एक तीसरा नाम होता है, दैट इज C3 नेफ्राइटिक फैक्टर डिसीज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, ये कंफ्यूज होगा नहीं तो तुमको। इसी का तीसरा नाम क्या होता है?